मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आइए सब चारों काव्यांगन के महामंत्री जी आ चुके हैं, आदरणीय मंजुल मंजरी सर बैठे सर। और इसके बाद दूसरी विशिष्ट अतिथि हमारी बहुत ही आदरणीय दीदी डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना दीदी को मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि मंच पर आए। और मुख्य वक्ता परम आदरणीय मुकुल महान सर को मैं आमंत्रित करती हूँ जो कि अपना मंच पर स्थान लें। तालियां बजा दीजिए भाई। और पूर्व प्रकाशित पुस्तक पर परिचर्चा भी होगी और मैं डॉक्टर शिवमंगल सर को मैं आमंत्रित करती हूँ, शिवमंगल सिंह मंगल सर को, कि वो आए और अपना मंच पर स्थान लें। और जिनकी पुस्तक का आज विमोचन होना है, लोकार्पण होना है, खरी मस्खरी जैसा नाम है पुस्तक का, मुझे तो इनके चेहरे से भी लगता है ऐसा ही। तो एक बार दीदी के लिए जोरदार तालियां बजा दें। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ सीमा राय द्विवेदी मधुरिमा, जैसा कि इतना लंबा इनका नाम ही है तो काम भी लंबे लंबे करती हैं। सीमा राय मधुरिमा मायका ससुराल दोनों साथ साथ लेकर चलती हैं, जैसी कि अपनी जिम्मेदारी भूमिका निभाती है। हमारा मंच और निवेदन है कि आगे आ जाए, लोग कुर्सी आगे खाली कर रहे हैं सर, आगे आ जाइए। मंच हमारा सुसज्जित हो चुका है, मंच सज्जा हो चुकी है और मंचासीन अतिथियों से मैं निवेदन करती हूँ कि माँ वीणा पाणी के सम्मुख दीप प्रज्वलित करें, माल्यार्पण करके कार्यक्रम का शुभारंभ। सभी मंचासीन अतिथियों से निवेदन है कि सीमा दीदी भी जाए, मुकुल सर भी जाए। दो किताबें अगर हम देंगे तो वीणा पाणी के सम्मुख दीप प्रज्वलित हो चुका है। जैसा कि आप सभी को विदित है, हम सभी लोग जानते हैं कि माँ वीणा पाणी के दीप प्रज्वलित के पश्चात उनके चरणों में शब्दों के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। तो यहाँ पे सभी माँ वीणा पाणी के पुत्र पुत्रियां हैं, कोई भी वंदना कर सकता है, कोई भी अर्चना कर सकता है, लेकिन जहाँ पे मेरी दीदी होती है आदरणीय डॉक्टर शोभा दीदी, शोभा दीक्षित भावना दीदी, तो मैं किसी और को मेरे दिमाग में ख्याल ही नहीं आता। तो मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ दीदी को मैं आमंत्रित करती हूँ जो आए और माँ वीणा पाणी के चरणों में अपने शब्दों के पुष्प अर्पित करें। बहुत बहुत स्वागत। माँ वाणी के चरणों में नमन करती हूँ। आप सभी की उपस्थिति को वंदना प्रस्तुत करती हूँ आप सबके।
मंच को भावना की अर्चना है सुरभि गाती है, भावना की अर्चना है सुरभि गाती है। माँ पधारो विकल हो बेटी बुलाती है, माँ पधारो विकल हो बेटी बुलाती है। भावना की अर्चना है सुरभि गाती है। हो सनातन से सनातन सृष्टि की लय हो सनातन से सनातन सृष्टि की लय हो। जग जननी कमलासिनी अद्वैत अक्षय हो, जग जननी कमलासिनी अद्वैत अक्षय हो। प्रीत अनुक्षण पंथ में पलके बिछाती है, प्रीत अनुक्षण पंथ में पलके बिछाती है। माँ पधारो विकल हो बेटी बुलाती है। बहुत बहुत आभार मंच का। स्वर दिया सरगम दिया अनुरक्ति भी दे दो, स्वर दिया सरगम दिया अनुरक्ति भी दे दो। दे दिए अक्षय चरण तो भक्ति भी दे दो, दे दिए अक्षय चरण तो भक्ति भी दे दो। गीत में तेरी कृपा ही लहराती है, गीत में तेरी कृपा ही लहराती है। माँ पधारो विकल हो बेटी बुलाती है, माँ पधारो विकल हो। आवाज देगा और एक वंदना का वंदे देगा कि मैं माँ से क्या कि हृदय का आंगन बुहारा है अभी माता, हृदय का आंगन बुहारा है अभी माता। और मानस को संवारा है अभी माता, और मानस को संवारा है अभी माता। ये प्रतीक्षा दर्शनों को झटपटाती है, ये प्रतीक्षा दर्शनों को झटपटाती है। माँ पधारो विकल हो बेटी बुलाती है। और अंतिम मंत्र प्रस्तुत करती हूँ अपने लिए और आप सभी के लिए। मैं माँ से मांगती हूँ कि कीर्ति के मधु में कभी भी चूर मत करना, कीर्ति के मधु में कभी भी चूर मत करना। भावना को निज कृपा से दूर मत करना, भावना को निज कृपा से दूर मत करना। है सुना तो भक्ति का रिश्ता निभाती है सुना तो भक्ति का रिश्ता निभाती है। माँ पधारो विकल हो बेटी बुलाती है, माँ पधारो विकल हो बेटी बुलाती है। भावना की अर्चना है सुरभि गाती है। माँ पधारो विकल हो बेटी। बहुत सुंदर वंदना। एक बार दीदी के सम्मान के लिए और इसके बाद मंचासीन अतिथियों का माल्यार्पण होगा अंगवस्त्र पहनाकर।
तो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं परम आदरणीय दयानंद पांडे जी के माल्यार्पण और अंग वस्त्र के लिए मैं मंजुल मंजर मिश्र सर को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आए। वर्षा malam kan itu. मुख्य अतिथि आदरणीय दिनेश चंद्र अवस्थी सर के माल्यार्पण के लिए मैं राजीव वत्सल भैया को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अंग वस्त्र और माल्यार्पण करें। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सर्वेश अस्थाना सर के माल्यार्पण और अंग वस्त्र के लिए मैं श्री चंद्र दीक्षित भैया को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए। और जब आज सर ने कह दिया कि निकाह लग रहे हैं तो पुलिस लोग माला तो पहनाएंगे, जोरदार तालियां बजाते हैं आप। ये खरी और मस्करी दोनों है। और शुभ वैभव जहाँ भी वो आ जाए, दीदी के बेटे हैं तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। दो विशिष्ट अतिथि अभी दीदी बची हुई हैं, डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना दीदी, तो उनके माल्यार्पण के लिए मैं श्रुति जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और माल्यार्पण करें अंग वस्त्र बनाकर, और वर्षा भी साथ में जाए। कहाँ बंद है? आवाज नहीं आती क्या? एक मिनट शुभ वैभव जी को आमंत्रित करती हूँ कि आए, अपने शुभ शुभ हाथों से माल्यार्पण करें। हाँ सर, अचानक क्या हुआ तो पहले शाल उड़ाओ, पहले शाल उड़ाओ। इधर आ जाओ। डॉक्टर शिवमंगल सिंह मंगल सर पुस्तक पर चर्चा करेंगे। पुस्तक पर मैं उनके माल्यार्पण और अंग वस्त्र के लिए आमंत्रित करती हूँ दीदी के छोटे बेटे उन्मेष द्विवेदी।
ये तो हमें खरी मसखरी लग रहा है, ये किसी के प्रेरणा से लिखी होगी। जैसे मुस्कुरा रहा है ना, प्रतीक ऐसा ही मुस्कुरा है। आप लोग तालियां बजाते हैं ताकि कार्यक्रम में उत्साह बना रहे। खरी मस्खरी का विमोचन है तो बीच बीच में खरी मस्खरी होते रहना चाहिए। अब हमारे मैं अलका प्रमोद दीदी को आमंत्रित करती हूँ जो आए और अनुभव। कितना दिन कर देते हैं डिलीट जैसे वीडियो चलता है परमानेंट वीडियो परमानेंट रहता है परमानेंट है बाहर नहीं जाएगा सभी लोग पहन लें। नहीं फेसबुक पे फेसबुक पर डाल देते हैं फेसबुक पे पढ़ाई होना है पंचायती अतिथियों का ये फेसबुक पर ही जा रहा है हो चुका है तो कुछ हमें भी इस तरह से बताइए जिससे कि पूरा हमारा पड़ा रहे क्योंकि हमारा भर जाता है भरे ना इसको कैसे किया फेसबुक हम नहीं चलाते ज़्यादा फेसबुक ही में करना पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगी कि चालू काव्यांगन के महामंत्री जी हैं तो वो भी लोकार्पण के समय एक पुस्तक लेकर आ जाएं। और आज उपाध्यक्ष प्रतिभा गुप्ता जी शहर में ही नहीं है, हैदराबाद में, इसीलिए नहीं आई, वरना वो हर कार्यक्रम में रहती हैं। पीछे कर उधर उधर शॉर्ट वीडियो ये है क्या पन्नी नीचे डाल लोकार्पण के लिए इस कमजोर तालियां शॉर्ट वीडियो भी आप सभी बनता है लोग क्या? जोरदार तालियां बजा शॉर्ट दीजिए। वीडियो में शॉर्ट वीडियो में कोई फायदा नहीं आएगा वो जरा सी होती है नहीं तो ये शॉर्ट वीडियो हटेगा किसी इमा जी कुछ पढ़ के सुनाइए फिर और तालियां बजाएंगे। अब आज तुम दूसरों को सुनने आए हैं ना, मेरे पे लोग बोलेंगे, आज तुम कुछ नहीं बोलेंगे। आज बस आभार व्यक्त करेंगे आज सबका आज कि वो आपका मेरे दिन लिए है, बोले। कुछ तो बोलना पड़ेगा। और एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए जैसा मैं चाहती हूँ। बहुत बहुत मैं बधाई देती हूँ दीदी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और ये बधाई शुभकामनाएं सबकी तरफ से भी मैं दे देती हूँ। लोकार्पण हो चुका है और मैं सबसे पहले सीमा राय द्विवेदी, मधुरिमा दीदी को भी आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और इस पुस्तक के बारे में कुछ बताएं, कुछ रचनाएं पढ़ें, कुछ खरी मस्खरी करें। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ। दीदी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार रेणु जी। पहले तो मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ
छोटे से ही समय में बताया मैंने, और आप सबने उसको मान देते हुए और सब लोग अपना अपना अमूल्य समय लेकर यहाँ पहुँचे हैं, तो मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है। और आपने इस कार्यक्रम का भी गौरव बढ़ाया है। और खरी मस्करी का मैं क्या कहूँ, मैं लोगों को फेसबुक पे प्रतिक्रिया देती थी, तो लोगों ने कहा कि आपकी प्रतिक्रियाएं ऐसी होती हैं कि आप गैंग में हाथ आजमाइए। हमने कहा ठीक है, चलिए देखते हैं। उसके बाद अर्चना चतुर्वेदी दीदी से मैंने बात की, कुछ किताबें मंगवाई और पढ़ना शुरू किया, थोड़ा बहुत गणित की बारीकियाँ सीखी, अलंकार जी से भी बात की, उस बीच सुभाष चंद्र सर से बात की, मुकुल सर से बात की, और साना सर तो हमारे थे ही, सानिध्य में लगातार बने हुए थे। और फिर मैंने लिखना शुरू किया, व्यंग्य के दृष्टि से लिखना शुरू किया, तो देखा लोगों ने बहुत मुझे जो है सराहना की, लोगों को बहुत पसंद आने लगा। तो फिर मैंने कहा व्यंग्य की पुस्तक भी अब आ ही जाए, इसलिए मैंने खरी मस्करी। जैसे अर्चना दीदी की किताब का एक नाम है घूरो मगर प्यार से। घूर लो कोई बात नहीं, लेकिन प्यार से घूरो। तो हमने कहा घूरा तो यार प्यारी से जाता है, लेकिन ठीक है, मतलब नाम अजीब, अगर बहुत ज्यादा अटपटाने जाती हो तो हम खरी मस्करी रख दो। तो हमने कहा ठीक है, चलो खरी मस्करी। मेरी मस्करी थोड़ी खरी जैसी रहती भी है, बहुत लोगों को चुभती भी है, और लोग प्रतिक्रिया करते हैं कि इतना कटाक्ष कैसे कर देती है। हमने कहा व्यंग्य विधायी कटाक्ष की है, और हमें पता है नाराज हो रहे हैं, लेकिन व्यंग्य नाराज ही करता है, नाराज करके वो समाज में सुधार लाने का प्रयास करता है। जब आप उस चीज से नाराज होंगे ना, तब आप अपने अंदर झांकेंगे कि कहीं मेरी ये बात गड़बड़ थी, तभी मुझे चुभी। तो छोटा सा गीत सुनाऊंगी कि बीच में पुरुष दिवस था, तो मैंने सुबह सुबह पति से कहा कि देखिए आज पुरुष दिवस है और आप बधाई ले लीजिए। तो बोले कैसा पुरुष दिवस, किस बात का पुरुष दिवस? मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों ने रखा है पुरुष दिवस, तो आप बधाई ले लीजिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। तो बोले देखो भाई, मैं तो इस फालतू की बकवास पे भरोसा नहीं रखता। पुरुष दिवस किस बात का? दिवस उसके होते हैं जिसको सुधारना हो, संभालना हो, कमजोर हो। जैसे नारी कमजोर है, नारी को आगे बढ़ाना है, तो स्त्री दिवस बना। बालिका को लोग गर्भ में ही मार देते हैं, बालिका को पैदा होने से खुशी नहीं होती, तो बालिका दिवस बना। हिंदी को लोग तिरस्कारित करते हैं, अंग्रेजी ज्यादा बोलते हैं, तो हिंदी दिवस बना। कभी तुमने सुना है कि किसी पुरुष को गर्भ में, मेल को गर्भ में मारा गया है? और कभी सुना है किसी पुरुष को दहेज के लिए जलाया गया है? अगर नहीं सुना है तो किस बात का पुरुष दिवस? तो हमने कहा भाई अब आज पुरुष दिवस था, मैंने बधाई देने की सोची, अब आपको नहीं लेना है तो ना सही भाई, आप रहने दीजिए। मैं जाके अपने फेसबुक पे 17-18 हजार मेरे फॉलोअर है, और 5,000 जितने मैं उन्हीं को दे दूंगी। बोले ठीक है, आप फेसबुक पे ही जाके अपने बधाई दीजिए। हमने कहा ठीक है, चलिए, शुक्रिया। वो भी मेरे वो इस किताब में संकलित है, पतिदेव से चर्चा मेरी। और उसमें अंतिम पंक्ति है कि अंत तक उन्होंने बधाई नहीं दी। ये होता है हट। उस हट पर भी इन्होंने खरी मस्करी कहा, ये बड़ी बात है। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और इसके बाद में हाँ सर आइए। हाँ सर, अरे सर शुरू हो गया। शाम को ये मस्करी ये देखिए, भेज चुके हैं इनको कई बार, बता रहे। जो टाइम का ध्यान नहीं रहता उनका टाइम निकल जाता है। जो भी हो मुझे पता नहीं, आ गए होंगे, इससे बड़े होंगे, मैं क्षमा के साथ ये बात कर रही हूँ। मुझे टाइम बहुत पसंद है, मैं टाइम से बहुत ध्यान रखती हूँ। चाहे कोई छोटा कार्यक्रम रहे, चाहे बड़ा कार्यक्रम रहे, जहाँ भी पहुँचना है, चाहे कोई घर का समारोह ही क्यों न रहे, मुझे टाइम बहुत पसंद है। और फिलहाल ये बात नहीं है। इसके बाद में खरी मस्करी के मुख्य वक्ता आज हैं परम आदरणीय मुकुल महान सर, व्यंग्य के बड़े कवि हैं। तो मैं उन्हें आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि खरी मस्करी पर चर्चा करें। बहुत धन्यवाद।
सर्वप्रथम तो बधाई सीमा महिमा जी को, जो आज ये किताब उनकी आई है। किताब आना तो एक लेखकों के साथ एक सामान्य सा होता है कि आती रहती है। किताब किस परिप्रेक्ष्य में आई, किताब किस तरह से लिखी, किन परिस्थितियों से गुजर करके किताब लिखी और किताब में क्या लिखा, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये अपनी एक औलाद की तरह होती हैं, किताबें आती हैं, उनको जितना ही रोज देखो उतना ही मन प्रसन्न रहता है, उतना बच्चे को देख करके प्रसन्न होता है। बधाई देता हूँ सर्वप्रथम सीमा जी को। क्या आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? अच्छा, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो सही बोले हो। और आदरणीय आज के अध्यक्ष, सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो अध्यक्ष जी हैं आदरणीय दयानंद पाठक जी, मैं स्वयं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ और बहुत सारे उनके प्रशंसक हैं। उनके उपस्थिति में ये हरी मस्करी का लोकार्पण हो रहा है पुस्तक का, तो हमारे अध्यक्ष जी जो है वो हरी और मस्करी दोनों विधाओं में पारंगत हैं और इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। सीमा जी ने निश्चित रूप से सीखा होगा। और आज के कार्यक्रम की सबसे विशेषता है कि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो विश्व के सबसे सुंदर इंसान है आदरणीय दिनेश नमस्ते साहब। एक बार बहुत समझ में तो नहीं आया, लेकिन इनकी रचनाएं जो समझ में आते रहे हैं। मैं बहुत मतलब व्यंग का अगर कविता के व्यंग का नाम, व्यंग में कविता का नाम लिया जाता है तो वही सर्वेश्वर सराहनी का नाम देश में प्रथम पंक्तियों में आता है। मेरे छोटे भाई हैं और निश्चित रूप से सीखना कहीं से भी हो सकता है। कभी कभी मैं भी इनसे सीखता हूँ और ये मुझसे ज़्यादा सीखते हैं, सब करते हैं। आदरणीय शोभा दीक्षित भावना जी, जिनकी विश्व प्रसिद्ध वाणी वंदना से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, ऐसी अद्भुत वाणी वंदना मेरे हिसाब से तो मैंने नहीं सुनी। मैं कई बार पहले भी कर चुका हूँ। स्वागत है आदरणीय श्रीमती सिंह मंगल जी। अभी दूसरी किताब पर बोलेंगे, अंदर चल रहा है, मुझे क्या मुझे तो सीमा जी ने बताया कि मुख्य वक्ता हूँ मैं। अमूमन यहाँ पर जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ सब लोगों ने देखा हुआ है कि मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और आज मुझे अचानक मुख्य वक्ता बना दिया गया। मुझे लगा कि जैसा चीफ सेक्रेटरी नहीं होता सरकार का, मुख्य सचिव, मुझे लगा मैं वो बन गया हूँ। तो मैं घर में कुछ खाना था 2-4 दिन से कि मुख्य वक्ता हूँ, मुख्य वक्ता हूँ। अच्छा गंभीरता अंदर से है तो सोच रहे थे कि कुछ हरी मस्करी के लिए बोलने के लिए तैयारी कर ली जाए। आज कर लेंगे, कल कर लेंगे वाली हमारी आदत है। इसी चक्कर में ट्रेन में छूट जाती है तो वो हम तैयारी कुछ कर नहीं पाए। लेकिन जहाँ तक हरी मस्करी पुस्तक की बात है और सीमा जी के लेखन की बात है, सीमा जी के व्यक्तित्व की बात है, तो मैंने बहुत अच्छी तरह जो है सीमा जी के व्यक्तित्व को भी जाना है और इनके कृतित्व को भी खूब देखा है, पढ़ा है। मैं खुद जितना इन्होंने फॉलोअर्स बताया फेसबुक पर, उन फॉलोअर्स में से एक यूनिक मैं भी हूँ। तो ये जो हरी मस्करी किताब है, इस किताब पर मुझे बोलना है और मुख्य वक्ता के रूप में बोलना। पहली चीज तो आप लोग मन से ये भ्रांति तोड़ दीजिए कि मुख्य वक्ता हमेशा 1.5 घंटे बोलता है, ऐसा कुछ नहीं। 5-10 मिनट में आप बोल दीजिए, टॉपिक पर बोलिए, विषय पर बोलिए, केंद्रित रहिए बोलने में, संयम के साथ बोलिए, पुस्तक पर बोलिए, तो 5-10 मिनट बहुत होते हैं। अब निर्भर करता है कि किस व्यक्ति की किताब है, उसके व्यक्तित्व पर अगर हम बोलने आ जाएं तो वो तो बहुत लंबा चला जाएगा। लेकिन व्यक्तित्व निश्चित रूप से कृतित्व में दिखाई पड़ता है। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि पूरे तरह अगर आपका व्यक्तित्व ही कृतित्व में है तो ये लेखन अपूर्ण है, ये लेखन को पूर्णता नहीं देता है। आप परिस्थितियों के भी गुलाम होते हैं, आपका व्यक्तित्व रोज बनता भी करता है। आपका स्थायी एक IQ तो हो सकता है, इंटेलिजेंस प्रोसेस स्थायी हो सकता है, लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है वो रोज परिस्थितियों के हिसाब से बदलता है। आप रोज सुबह उठते हैं तो हर दिन एक नया दिन होता है और उस दिन की मांग के अनुसार आप उस दिन को जो है जीते हैं और जैसा भी है वो दिन निर्धारित करता है कि आपको आज क्या करना है। सीमा जी का व्यक्तित्व जैसा इन्होंने खुद कह दिया है कि वो विद्रोही व्यक्तित्व है। इसमें किताब के पीछे लिखा भी कि वो विद्रोही व्यक्तित्व भी है। अब यहाँ पर बात ये होती है कि आपका विद्रोही व्यक्तित्व नहीं है, आपको जो एक समय काल मिला, आपको जो
परिस्थितियां मिली, माहौल मिला, वातावरण मिला, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे अन्य लोगों का हो, उनके विचारों से आप प्रभावित हुए। परिस्थितियों को देख करके, विसंगतियों को देख करके, असंगतियों को देख करके आप प्रभावित हुए, उससे आपका लेखन प्रभावित हुआ। लेखन प्रभावित होता है। हम किसी को सुनते हैं, किसी को पढ़ते हैं, प्रेमचंद को पढ़ा, आदरणीय दयानंद उपाध्याय जी को हम पढ़ें, तो एक विद्रोह के साथ एक सौम्यता, समाज में समरसता कैसे आ सकती है, उसको विद्रोही तेवर में भी लिखा जा सकता है और आसान तेवर में भी लिखा जा सकता है। तो खरी जब लिखेंगे तो वो सवाल व्यापी होती है, मस्खरी जब लिखेंगे तो उसमें हास्य का पुट आ जाता है। दोनों को मिला देंगे, खरी और मस्खरी मतलब सवाल व्यापी और हास्य को मिला देंगे तो उसके बीच से एक छोटा सा विचार पैदा होता है जो व्यंग होता है कहीं न कहीं। वो आपके लेखन पर निर्भर करता है कि आपने दोनों को मिला करके उस व्यंग नामक बच्चे को कैसे जन्म दिया है। मैंने सीमा जी को पढ़ा है जितना, तो इनके लेखन के 3 पक्ष हैं। एक तो स्त्री विरोधी व्यक्तित्व होते हैं, कुछ लोग लेखन में होते हैं कि चाहे वो पुरुष होता है, स्त्री हो। आज के लेखन में चला है स्त्रियों को ही जोड़ देने लगी, उनको लगता है कि एक अलग हट करके बात है और इससे हम जो है थोड़ा सा एक नई सोच लाए। एक होता है स्त्री पुरुष मानसिकता के विरोधी होती है। कुछ पुरुष होते हैं वो स्त्री को समर्थन इसलिए देते हैं क्योंकि इमेज अच्छी बनी रहे। इस तरह के तमाम सारी चीजें होती है। मनोविज्ञान है, मानव मनोविज्ञान है। तो जो सीमा जी का व्यक्तित्व है निश्चित रूप से वो स्त्री को ऊपर उठाने की कल्पना करता है, स्त्री को समानता के साथ समाज में स्थापित करने की इनकी कल्पना होती है। उसी में कई बार बहुत ही कई शब्दों में उनका लेखन हो जाता है। कई बार ये बीच की रास्ता पकड़ती हैं और कई बार क्योंकि लिखते समय इनको लगता है कि जो देखने सुनने वाले हैं उसमें वो पुरुष भी हैं जो अच्छी मानसिकता के हैं और वो पुरुष भी हैं जो पुरुषवादी हैं, जो महिलाओं को ऊपर नहीं उठने देते हैं। तो इन जब विचारों का झंझावात आता है तो उसी हिसाब से इनका लेखन में जो है तरंगे आती हैं। मैंने एक आपके लेख का उल्लेख करना चाहूँगा सीमा जी। मैंने सीमा जी से परमिशन ले ली, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवाय छोड़ दूँगा, तीसरा विकल्प नहीं है। तो मैं सच कहने जा रहा हूँ। एक लेख है करवा चौथ। मैंने वो लेख पढ़ा, उसमें सीधे सीधे इन्होंने लताड़ करके रख दिया। पति नाम के व्यक्ति को लताड़ डाला। तुम कैसा पति हो तुम? आते हो 9 बजे और फिर हमको व्रत किए हुए हैं तो खैर चलो हम मना लेते हैं, लेकिन तुम इतने बड़े वाले वो पति नहीं जो अपने आप को भगवान समझो और बस हम ऐसे ही व्रत करते रहे। तो ये विद्रोह एक भावना, लेकिन ये विद्रोह क्यों? इसके पीछे जाना पड़ेगा। पति निश्चित रूप से परमेश्वर नहीं होता। पति को परमेश्वर कह दिया गया, पति खुश हो गया। भाई किसी की प्रशंसा कर दो, ये तो कहो कई पतियों ने जो है इसके आगे नहीं ले लिया पुरुष कि पति परमेश्वर पर रिश्ते ले आए जा करके। लेकिन यहाँ पर इनका विद्रोह है कि ठीक है पति हो, लेकिन समानता के साथ अगर घर में रहोगे, समाज में रहोगे तो निश्चित रूप से तुम प्रणम में हो और ये जो करवा चौथ का व्रत होता है इसकी सार्थकता है। वरना तुम पति हो गए तो हो गए, तुम्हारे और किसी अन्य व्यक्ति में क्या अंतर है? हम जिसके लिए पूजा कर रहे हैं अगर वो उन मानदंडों पर खड़ा नहीं उतर रहा है जो पति होने के मानदंड है, जो पूजा करने के की अवधारणा के मानदंड है, तो इनका विद्रोह रहता है। इसी तरह इनका समाज की जो ऐसा नहीं है कि नारीवादी है सिर्फ लेखन। समाज में जो नारीवादी प्रवृत्तियां जैसे हैं, जैसे एक लेख है आपका कि प्री वेडिंग शूट है या प्रेगनेंसी शूट पर लिखा है आपने, मैं खुल करके लिखती है, कोई छुपाव नहीं है। तो वो नारी के प्रति भी विद्रोह है कि ठीक है प्रगति होनी चाहिए, लेकिन प्रगति ऐसी होनी चाहिए जो प्रगति की परिभाषा में आती है। कुछ भी प्रगति नहीं है, कुछ भी हाई फाई की हेडिंग डाल करके कर लेना प्रगति नहीं है। तो उस तरह का आपका जो है एक देखा जाए तो वर्तमान समय में उठते हुए प्रगति करते हुए महिलाओं का नेतृत्व करता हुआ लेखन है, जिसमें व्यंग्यकाल के क्षेत्र में आ रहे हैं। लेकिन अभी मेरा स्पष्ट ये मानना है कि व्यंग में अभी थोड़ी और मेहनत करनी है। व्यंग इसी तरह व्यंग आते रहेंगे, जब आप इसी तरह लिखते रहेंगे, आप
स्थितियों को देखते रहेंगे तो भाषा, शिल्प और ये सारी चीजें मिला करके व्यंग बनाती हैं। एक वक्रोक्ति होती है, एक इनडायरेक्ट है, जो डायरेक्ट लगे जा करके वो व्यंग होता है। तो उस तरह से धीरे धीरे आता जाएगा और वो बहुत जल्दी आएगा। लेकिन ये जो किताब है खरी मसले, इसके पहले स्त्री वर्ग का स्पेक्ट्रम आई थी किताब, उसमें भी उन्होंने खुल करके स्त्री को परिभाषित किया है। और मेरा अंततः ये मानना है कि आपका जो भी लेखन है धीरे धीरे स्त्री जो प्रगत करती जाएगी, आपका सार्वभौमिक लेखन होता जाएगा, सर्वकालिक होता जाएगा और सर्वमान्य होता जाएगा। अभी तो आपके बहुत सारे लेख पुरुष पढ़ेंगे तो लगेगा कि तो मतलब पुरुष के विद्रोह की ही कल्पना है खाली, और वास्तविक जिंदगी में ये ऐसी ही होंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, वास्तविक जिंदगी में ममता भी है, संवेदना भी है। बच्चे, इनके दोनों 2 बच्चे हैं, बच्चों पर भी इनके व्यक्तित्व का असर है। कुछ विचार हैं, दोनों बच्चे लावाटी में पढ़ते हैं और इंग्लिश माध्यम होने के बावजूद जो है हिंदी के बहुत प्रेमी हैं। छोटा वाला तो शैतान है, निश्चित रूप से ये तो और बढ़ाने का कार्य था। तो घर में और एक चीज और, आपका लेखन हमें नहीं पता कैसे लेखन शुरू हुआ होगा। लेखक होना, कवि होना कोई वो छोटी मोटी घटना नहीं होती है। 6 अरब की आबादी है, 6 बिलियन आबादी है पूरी दुनिया की, और देखा जाए तो 0.00% भी कोई नहीं निकलेगा उतने कवि और लेखक हैं। तो आपके में कोई अतिरिक्त जब क्षमता होती है तो वो आपको मजबूर कर देती है कि लेखक बनने के लिए, कवि बनने के लिए, कलाकार बनने के लिए किसी भी क्षेत्र में जो जाता है बहुत कम लोग होते हैं। तो निश्चित रूप से स्थितियों ने आपको झिझोड़ा है। आपको यह मुझे कहने में कतई संकोच नहीं, वो खुद बता चुकी कि घर से जितना एक स्त्री को सहयोग मिलना चाहिए, घर से खास करके पति से, उतना सहयोग संभवतः इनको नहीं मिला है। संभवतः शब्द भी अगर हम हटा दें तो उनसे बातें होती है। तो ये पुरुषवादी सोच का उदाहरण नहीं है। ये अपने घर के स्थापक, अपने घर के जो पुराने समय से कई पीढ़ियाँ चली आ रही हैं, उसका एक संस्कार बस ये ऐसा हो सकता है। और धीरे धीरे आप देखिएगा घर में आप खुद ही परिवर्तन लगभग कर चुकी हैं। अगले समारोह में आपके पतिदेव भी यहाँ पर होंगे और कुछ नहीं छिपाती है। सीमा जी की सबसे अच्छी बात है कि कुछ नहीं छिपाती, साफ साफ कहते हैं मुझे घर से जो है सहयोग नहीं मिलता है। और उसके बावजूद जो है कि ये किताबें आ रही हैं, इनका लेखन निरंतर चल रहा है। तो निश्चित रूप से संघर्ष के बीच से निकलती हुई जो ये व्यंग की परिभाषा है, काव्य की परिभाषा है, कविता की परिभाषा है और इनके लेखन की परिभाषा, कविताएं भी लिखी आपने, कविताएं भी लिखी हैं। तो ये निश्चित रूप से विषम परिस्थितियों में सृजन करने का एक वीरांगना प्रयास है, उसका मैंने बधाई देता हूँ। और 4 पंक्तियां अगर खुद मैं कहना चाहूँ कि अपना उल्लू सीधा करना यह मनमानी लगती है, सच मुखों को घर घर की यह राम कहानी लगती है। सुविधाओं के अंबारों पर बन बैठे जो राम यहाँ, उनको शबरी के दिलों में सहसुराही। आप जो महिलाओं के प्रति आपका सबरी भाव है और उसी पोजीशन में होकर के आप उन्नत कर रही हैं, सबको उन्नत करने के लिए प्रेरित कर रही हैं, ये काम बड़ा प्रम है। मैं खरी मस्करी के लिए बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि कई किताबें आएंगी और आपको पुरस्कारों से नवाजेंगे। पुरस्कार का मानदंड नहीं होता है, लेकिन निश्चित रूप से ये व्यंग की चाल में जो है कई कदम आप चल पड़ेंगे, निश्चित रूप से नेता पर खराब बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी आ रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ चलते चलते इन किताबें खरीद करके पढ़ने का थोड़ा सा मन बनाइए। ये किताबें प्रकाशित हो जाती हैं, प्रकाशित होती रहेंगी, क्योंकि ये साक्ष्य बनती हैं। अगर ये हार्ड कॉपीज ना हो तो इतिहास में दर्ज नहीं हो पाएंगी किताबें। इतिहास में दर्ज होने का के पल बहुत ही गौरवशाली होते हैं। तो हमेशा जो है औरों को भी प्रेरित कीजिए, खुद भी कोशिश कीजिए, किताबें खरीद करके पढ़िए। बहुत 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 सुंदर सर ने दिया। एक बार सर के लिए जोरदार ताली आप सभी लोग बजाएं। जैसा कि सर ने अपने वक्तव्य में कहा कि अगर ये पुरुष पढ़ेंगे तो थोड़ा उनको कुछ लगेगा, तो मैं आप सभी लोगों से क्षमा मांगते हुए कह रही हूँ कि इनकी जो विद्रोही लेखन है और जो इनकी जो अपनी एक कर्स जिसको कहते हैं वो है कि पुरुष के विरोधी होते हुए भी रचनाएं
मंच पर अधिकतर पुरुष हैं और घर में भी अपने रहती हैं सब पुरुषों के बीच में, फिर भी ये पुरुषों के विरोध में लिखती हैं। तो एक बार दीदी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। और इसके बाद इनकी पूर्व प्रकाशित पुस्तक है नारी मन का स्पेक्ट्रम, उस पर परिचर्चा करेंगे आदरणीय डॉक्टर शिव मंगल सिंह मंगल सर। लेकिन मैं उससे पहले 2 मिनट के लिए मैं आदरणीय अर्चना प्रकाश जी को आमंत्रित करती हूँ। वो उससे कहीं थी भी कुछ कहना है मुझे, तो आप आइए और आशीर्वाद स्वरूप अपने कुछ वचन। सम्मानित मंच को नमन। मेरी आवाज आ रही और सभागार में उपस्थित सभी विद्वान जनों साहित्यकार मेरा सादर प्रणाम। सीमा की ये तीसरी पुस्तक है खरी मस्करी, और इससे पहले दूसरी पुस्तक आई थी स्त्री मन का स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम जब हमने पढ़ा तो हमको लगा कि थोड़ा सा ये इंग्लिश की साइड में ज्यादा है। फिर सीमा ने मुझे अपनी किताब दी और कहा कि दीदी इस पे कुछ लिखिएगा, इसकी समीक्षा, और मैं विमोचन करूंगी तो बोलिएगा। तो हमने उसके अंदर काफी कविताएं पढ़ी। तो इन्होंने जो शीर्षक लिया है स्पेक्ट्रम, ये बुनियादी तौर पर साइंस का स्पेक्ट्रम, स्त्री मन का स्पेक्ट्रम। तो पहले हम ये समझ लें कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। इसका सबसे पहले प्रयोग 1666 ईस्वी में वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने किया था। वो बंद कमरे में बैठे थे और खिड़की से आती हुई रोशनी को देख रहे थे। उसमें उन्होंने सिद्ध किया कि ये जो सूरज की रोशनी सफेद है, ये वास्तव में सूरज की 7 रंग की किरणों का मिश्रण है, और इस तरह ये स्पेक्ट्रम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसका मुख्य स्रोत सूर्य है। स्पेक्ट्रम 7 रंगों या वर्णों का क्रम भी होता है, जो प्रकाश किरणों को किसी प्रिज्म से गुजरने से प्राप्त होता है। जब वो किरणें किसी, मान लीजिए, पर्दे से होके आ रही है, तो उसमें थोड़ा पर्दे का रंग आ जाएगा, या कहीं और से गुजर रही है तो वो प्रिज्म से गुजरती है, वो जो कलर आता है उसको स्पेक्ट्रम को। सीमा जी ने नारी मन के भाव और तरंगों को स्पेक्ट्रम का नाम दिया। ये इनके मन भेदी दृष्टिकोण को दिखाता है, और वास्तव में सूर्य के किरणों के रंग के समान ही एक स्त्री का मन भी बहुत सारे प्रिज्म का मतलब है कि वो परिस्थितियां जहाँ से वो गुजरती है, वो वातावरण जहाँ पर वो रहती है, तो वहाँ से होकर गुजरता है, जिससे कि उसमें अद्भुत और क्रांतिकारी एहसास जन्म लेते हैं। सीमा मधुरमा ने इन्हीं एहसासों की गहराई को स्पेक्ट्रम बनाया, और इन्हें हम साहित्य जगत का पहला न्यूटन भी कह सकते हैं। इनकी प्रबुद्ध सोच ने विज्ञान के न्यूटन के सूत्र को सुंदरता से और सफलता से साहित्य में समावेश किया है। आज हम स्त्री मन के उसी स्पेक्ट्रम परत दर परत विश्लेषण करने जा रहे हैं। इस संग्रह में कुल 70 कविताएं हैं, जिसमें अधिकांश में स्त्री के जन्म से मृत्यु तक, बचपन
कितने आयामों से गुजरती है और उनका पुरुष मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस समग्र प्रतिक्रिया का एक महाआख्यान है ये स्पेक्ट्रम। पुरुषों की अतिवादी सोच, संकीर्ण मानसिकता, प्रेम करने के नाम पर शारीरिक क्षुधा शांत करने की प्रवृत्ति दर्शाती अनेक कविताएं स्पेक्ट्रम में है। जैसे मैं पुरुष, मैडोना आती मेरे ख्वाबों में, हम पुरुषों पर अत्याचार। कोरोना काल में बहुत से बहुत सारा काम करना पड़ा तो उन्होंने भी किया हम पुरुषों पर अत्याचार। दूसरा पुरुष, वासना में बड़ा पुरुष। ये आप ऐसी कविताएं हैं जो पुरुषों की अतिवादी सोच को दर्शाती हैं। इस स्पेक्ट्रम की प्रत्येक कविता नारी मन के विभिन्न एहसास, उसका रोना, उसका हंसना, उसका खुश रहना आदि पर पुरुष की प्रतिक्रियाओं का जीवन दस्तावेज है। देखिए वो लिखती हैं, वे दुखी हैं क्योंकि तुमने अब उनसे अपनी खुशियां मांगनी बंद कर दी। इसी कविता के में आगे वो लिखती हैं, उनका सुख तुम्हारा दुख। बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं, मैं क्षमा के साथ कहना चाहूंगी, ये जिन पुरुषों को इन्होंने देखा है, जिस परिस्थितियों से गुजरी है, ये वहां की बात। उनका सुख तुम्हारा दुख, उनका दुख तुम्हारा सुख। इसी पुस्तक में दो कविताएं हैं। स्त्री का दुख एक कविता है और पीड़ा गाती हुई स्त्री दूसरी कविता है। दोनों में स्त्री मन की पीड़ा की प्रधानता है, लेकिन बिल्कुल अलग अनोखी कलेवर के साथ। एक में पीड़ा का संबंध पुरुषों के अहम दृष्टि से है, उनका पौरुष एवं प्रेम पुष्ट होता है। दूसरी में स्त्री पेड़ों से, नदियों से, धरा से कहती है अपनी पीड़ा तो सभी ने उसके लिए हमदर्दी का आंचल फैला दिया, लेकिन वही स्त्री जब अपनी पीड़ा, अपना दुख पुरुष से कहती है तो पुरुष उस पर चिल्ला पड़ता है, उसे दुख सहने की हिदायत देता। कवित्री का ये स्पेक्ट्रम उन तमाम सामाजिक विसंगतियों को घेरता है जो सदियों से हमारी संस्कृति का अटूट हिस्सा है। महिला सशक्तिकरण, नारी विमर्श, ये भाषण, सेमिनार बहुत होते रहते हैं और पुरस्कार भी मिलते हैं, लेकिन इन सब का दैनिक जीवन कितना क्रियात्मक और प्रभावी देख पाते हैं, ये इस स्पेक्ट्रम से पता चलता है। आजादी के 70 वर्षों बाद में आज भी अनेक कामकाजी महिलाएं, लड़कियों को लोलुप दृष्टि से गुजरना पड़ता है। राह चलते बसों में, टेम्पो में कामुक कटाक्षों से रूबरू होना पड़ता है। इसके जीवन की हर परिस्थिति को कवित्री ने बहुत गहराई से देखा है और महसूस किया है। मेरा पति कैसा हो, छू लूं आसमां, प्रेम का पहला पत्र, प्रेम विवाह करने वाली स्त्री की अवकाश। कवित्री में नारी मध्य कोमल संवेदों को पिरोया है। वे लिखती हैं, प्रेम जैसी घटना सबके जीवन में नहीं घटती। प्रेम में लड़की और लड़का अद्भुत है। कवित्री की नजर में समग्र स्त्री जीवन एक संघर्ष है। यहाँ ये स्पष्ट करना है कि ऐसी स्त्री के अधिकांश संघर्ष पुरुषों के द्वारा दिए गए या जबरन थोपे गए होते हैं। उदाहरण के लिए अपने ही रिश्तेदारों की कामुक नजरों से स्वयं को बचाना, माता पिता भाई के अनावश्यक प्रतिबद्ध
और हर जगह विवेचित और अनादर रहने का संघर्ष स्त्री आजन्म करती रहती है। लेकिन अनेक विसंगतियों से गुजरते हुए भी कवित्री की सोच सकारात्मक है और शैली मधुर है। जैसा उनका नाम है मधुरिमा, तो वो मधुर शैली में बात कहती हैं मगर वो इतनी भरी नहीं लगती हैं। वो लिखती हैं स्त्री पर्याय प्रेम और समर्पण का, लेकिन पुरुष पर्याय है खोज का। और इसी क्रम में वो आगे लिखती हैं पुरुष की खोज कभी समाप्त नहीं होती, स्त्री का इंतजार कभी पूर्ण नहीं होता। यहाँ ये कहने की भी आवश्यकता है कि जिस प्रकार के पुरुषों की कवित्री ने चर्चा की है, उनके अलावा भी बहुत से ऐसे पुरुष हैं जिनकी प्रगतिवादी सोच संवेदनशील व्यक्तित्व से समाज, परिवार और देश उन्नति के पथ पर अग्रसर है। छंदमुक्त सरल बोलचाल की भाषा इन कविताओं की विशेषता है। शैली मधुरिमा की तरह मधुर है। कहीं कहीं पर कवित्री ने देशज ग्रामीण भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे वेशर, बेहयासी, बेघर औरतें, आखिर पार, नुक्कड़, नखरे, कीवाणु, भोग, निस्सार आदि ये ऐसे शब्द हैं जो गाँव की बोली के शब्द हैं। अंत में इतना ही कहूंगी कि नारी सदैव से ही शिल्पकारों, कवियों, मूर्तिकारों, सम्राटों के आकर्षण का केंद्र बिंदु रही है और रहेगी। उसी आकर्षण के पृष्ठ सीमा जी आप्लावित हुई और सरासर निराले अंदाज में शब्दों के मूल्य विरोधी रही। इस स्पेक्ट्रम में मैं नील भरी दुखी बदली की महादेवी हूँ। इस स्पेक्ट्रम में जयशंकर की श्रद्धा है और मैथिली षणबुद्ध है, यशोधरा और बुद्ध है, सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी है जो हमारे मन को रोती है, स्पंदित करती है और समाज की तर्क सच्चाइयों, हीरा और संघर्ष का आभास भी देती है। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत सुंदर चर्चा किया और इसके बाद जो मुख्य आज पर चर्चा करेंगे नारी मन के इस प्लेटफॉर्म पर, मैं परम आदरणीय डॉक्टर शिव मंगल सिंह मंगल सर को आमंत्रित करती हूँ जो आए चर्चा करें। आज के इस कार्यक्रम के परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उनके पार्श्व में बैठे हुए समकक्ष महोदय, दक्षिण पक्ष महोदय, वाम पक्ष महोदय और पीछे अपने वार्तालाप से सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालते हुए विपक्ष महोदय, सबको प्रणाम करता हूँ। आज यह बड़े ही सौभाग्य का दिन है कि हमारी अनुजा सीमा वर्मा जी की केसरी कृति ये भी है खरी मस्करी के बारे में महान कवि ने जिस महानता से उसका परिचय दिया, उसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। मंच पर विद्वान जन विराजमान है, साहित्य भूषण आदरणीय दयानंद पांडे जी, हमारे अग्रज आदरणीय डॉक्टर दिनेश चंद्र अवस्थी जी, हमारे अनुज जो बहुत हमारे आदरणीय जी हैं सर्वेश अस्थाना जी, बहन शोभा दीक्षित भावना जी, संचालिका रेणु जी और जिनकी कृति का आज विमोचन हुआ सीमा मधुरमा जी, सबको नमन करते हुए मैं आज आपकी दूसरी कृति स्त्री मन का स्पेक्ट्रम पर थोड़े विचार रखना चाहूंगा, क्योंकि अर्चना जी ने काफी कुछ
इस विषय पर कह दिया है। इसलिए मैं मंच की व्यवस्थाओं को देखते हुए अपने वक्तव्य को संक्षिप्त करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बनाया तो जाता है मुख्य वक्ता, लेकिन जब वो ज्यादा बोलने लगता है तो कहते हैं बहुत वक्ता है। इसलिए मैं थोड़ा संक्षिप्त करूंगा। सीमा मधुरमा जी की ये दूसरी कृति है आत्मकांत काव्य संग्रह स्त्रीमों का स्पेक्ट्रम। अभी स्पेक्ट्रम के बारे में आदरणीय अर्चना जी ने बहुत कुछ बताया। स्पेक्ट्रम, इसको इंग्लिश शब्द को जो यूज किया गया, प्रयोग किया गया है, तो अंग्रेजी में ही इसको देखें कि एक स्पेक्ट्रम इज ए कंडीशन that is not limited to a specific set of values but can vary without gaps across the continuum. The word was first used scientifically in optics to describe the rainbow of colors in visible light after passing through a prism. जिस प्रकार से इंद्रधनुष के रंग, ये सभी कुछ जानते हैं कि इंद्रधनुष में कितने 7 रंग हैं, सब जानते दिखाई, लेकिन इंद्रधनुष के रंग जब एक पारदर्शी प्रिज्म से टकरा करके दूसरी ओर अनेक रंग उत्पन्न करते हैं, उसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और सीमा मधुरमा जी के भाव, स्त्री मन के जो विभिन्न भाव हैं, विविध रंग हैं, विविध आयाम हैं, जब वो पुरुष के अहम से टकरा करके अनेक विद्रोही कह लीजिए या समर्पित होकर के कह लीजिए, जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो रंग उत्पन्न होते हैं, वो इस कविता संग्रह में प्रयोग किए गए हैं, जिसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि यह कृति स्त्री विमर्श के लिए एक बहुत ही सटीक और सारगर्भित कृति होगी, ऐसा मेरा मानना है। कवयित्री सीमा मधुरमा जी ने स्त्री मन के स्पेक्ट्रम में जिस क्रमिक भावों को, अगर उसको कहा जाए विविध वर्णी या विविध रंगावली, रंगावली शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, स्त्री मन के भावों की रंगावली, जिस प्रकार से समाज में देखने को आ रहा है, आज तो बहुत ही बदला हुआ मौसम दिख रहा है। सीमा जी कहती है कि स्त्री शोषित है, दलित है, या उसका शोषण होता है, उसको सताया जाता है, लेकिन मैं आज देखता हूं कि पुरुष वर्ग ज्यादा दिखाई पड़ता है। मुकुल महान जी हमारे इसके गवाह हैं। मामला उल्टा है, लेकिन चूंकि भाव है, जो विमर्श की एक राजनीति चल रही है, कहीं दलित विमर्श हो रहा है, कहीं स्त्री विमर्श हो रहा है, कहीं किन्नर विमर्श हो रहा है, कहीं वाम विमर्श हो रहा है, कहीं दक्षिणपंथी विमर्श हो रहा है, उस विमर्श में आप स्त्री विमर्श की भूमिका के रूप में इस काव्य संग्रह को देख सकते हैं। इसमें अनेक भाव है, कहीं विद्रोह भी है, कहीं समर्पण भी है, कहीं प्यार भी है, कहीं मनवार भी है, सब कुछ इस काव्य संग्रह में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर गृहिणी जो घर की खुली होती है, उस पर कोई दबाव पड़ता है, उसका कहीं शोषण होता है, उसके मन को कहीं ठेस पहुंचती है, तो फिर ये स्वाभाविकता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होना अवश्य भावी है। कहा गया है कि न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणीम गृहम उच्यते, गृहम ही गृहिणी हीनम अरण्यम सदसम्मतम। घर तो गृहिणी जिस घर में, वो वही घर है, अगर गृहिणी घर में नहीं है तो वो घर नहीं। ये नोक झोंक, ये प्यार भरी मनभार, ये प्यार भरी तकरार, ये तो घर में होता ही रहता है। और इन्हीं भावों को इस काव्य संग्रह में सीमा जी ने प्रस्तुत किया है। जब वो देखती हैं कि एक स्त्री, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे पुत्र हो, किसी न किसी के बंद करो मुझे पूजना देवी सा, खिलाना नवरात्रों में पांव पूछकर और कर देना विदा हमेशा के लिए, फिर न लेना कोई खबर। हाँ, ये सब आडंबर ही तो है। कहते हो अर्धांगिनी और लेने न देते हो, एक होती है
तो वो सीख भी जो ज्वार हृदय से उठा और उसने व्यक्त कर दिया, जब वो ज्वार शांत होता है तो उसकी कोमलता देखिए कि वो किस प्रकार से शांत होकर के पुरुष की मित्र बन करके सीमा मधुरमा जी के शब्दों में कि मेरे मित्र हो तुम, हाँ कई बार हो जाते हो नाराज, बंद कर देते हो बातें, बढ़ा देते हो दिल की धड़कनें, कई बार बन जाते हो आक्रामक, कभी माँ की तरह चिल्लाते हो, कभी पिता की तरह समझाते हो, कभी भाई की तरह प्यार देते हो, कभी बहन की नजर आते हो, और कभी कई बार लगने लगता है कि ये जीवन अधूरा है तुम्हारे बिना। सारी चीज देखिए शब्द के माध्यम से कह दी, एक तरफ कहाँ विद्रोह और एक तरफ कहाँ समर्पण। यही नारी के विभिन्न भाव, विभिन्न पक्ष, विभिन्न वर्ग, विभिन्न रंग इस कविता में उपयोग किए गए। स्त्री मन कभी नखरे करता है, कभी मान मनोबल करता है और कभी विद्रोह भी कर बैठता है और कभी सीधा साधा उलाहना ही रह जाता है मन का। ये एक कविता आपकी है, पीड़ा कब समझोगे, उसकी कुछ पंक्तियां इस संबंध में दृष्टव्य हैं कि सुनो, एक तारीख तय कर लो, कम से कम एक दिन अपनी सहूलियत से, महीने 7 या 10 साल कोई एक तारीख बोल दो जब अपने लिए नहीं मेरे लिए जी लो। ये निवेदन भी है, एक पक्ष देखिए इसका। और इसके बाद आप देखें कि स्त्री जब अत्यधिक पीड़ा में ग्रसित हो जाती है, किसी से अपना दुख व्यक्त नहीं कर पाती है, तो वो प्रकृति का अवलंबन लेती है। एक कविता उन्होंने देते हैं जहां उन्होंने प्रकृति का अवलंबन किया है और मानवीकरण भी किया है। देखें उसको, स्त्री दुखी थी, सुनाना चाहती थी, बांटना चाहती थी अपना दुख, और फिर उसने पेड़ों को कह डाला अपना दुख। पेड़ से सटने लगा और पेड़ों से गोंद बनकर टपका दुख, पेड़ों से गोंद बनकर टपका दुख। और फिर उसने सागर को सुनाया अपना दुख, सागर रो पड़ा, असंख्य आंसू बह निकले और सागर खारा होता गया। आज भी सागर स्त्री के दुख पर रो रहा है। और फिर उसने नदियों को सुनाया अपना दुख, नदियां उफन पड़ी और तबाही मचाने लगी। और फिर धरती को सुनाया अपना दुख और धरती फट पड़ी स्त्री को लेने आगोश में। और आए ढेरों तूफान, ढेरों भूकंप, फटे ज्वालामुखी। और फिर अंत में उसने पुरुष को सुनाया अपना दुख, तो वो चिल्ला पड़ा, खामोश, दुख गाया नहीं जाता, सहा जाता। तुम स्त्री हो, दुख सहना सीखो। बस यही एक शिकायत है सीमा मधुरमा जी की कि जब प्रकृति का अवलंबन कहती है, पेड़ भी दुखी हो जाते हैं, सागर भी दुखी हो जाता है, पर्वत नदियां सब दुखी हो जाते हैं, लेकिन जब वो पुरुष से अपनी पीड़ा व्यक्त करती है तो वो डांट देता है और कहता है कि दुख सहना सीख, दूसरों से आगे कहने की जरूरत नहीं है। समय चुन ज्यादा हो रहा है, लिखा तो मैं काफी हूँ, बोल सकता हूँ ज्यादा, लेकिन यहीं पर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करते हुए सीमा जी को इस संग्रह के लिए, काव्य संग्रह के लिए जो अतुकांत रूप में आपने लिखा है, जो भाव प्रधान काव्य संग्रह है, आपके भाव जितने सशक्त हैं और जितने सर्वग्राही हैं, दूसरों पर प्रभाव छोड़ने वाले हैं, उनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ईश्वर से कामना है कि आपकी लेखनी इसी प्रकार से निरंतर गतिशील रहे और अनेक अन्य संग्रह हम सबके बीच आए, जिससे हिंदी साहित्य समृद्ध हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर वक्तव्य, कागज में सागर भर दिए सर ने। एक बार सर के लिए तालियां बजा दीजिए, एक बार सीमा के लिए तालियां बजा दीजिए ताकि उत्साह बढ़ जाए। और आप सभी का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन फिर से करती हूँ। शोभा दीदी, हमारी शोभा त्रिपाठी दीदी बैठी हुई हैं, वस्त्र भैया बैठे हुए हैं और श्री दीक्षित भैया बैठे हुए हैं, सरला दीदी बैठी हुई हैं और मैं नाम वीणा जी बैठी हुई हैं। अच्छा, मैं बहुत करती हूँ।
वंदना विशेष जी बैठी हुई है, मेरी प्यारी वर्षा बैठी हुई है, सरोज बाला दीदी बैठी हुई हैं, श्रुति जी बैठी हुई हैं, अर्चना प्रकाश जी ने बहुत अच्छा बोला, अलका प्रमोद दीदी बैठी हुई हैं। मैं सबका नाम ले सकती हूँ लेकिन मैं बहुत देर तक बोलूंगी। आदरणीय मनोज अवस्थी सुखदेव सर बैठे हुए हैं, छोटे भाई अमित बैठे हुए हैं, मनमोहन बारह कोटी दादा बैठे हुए हैं, राधा दीदी बैठी हुई हैं, आलोक भैया बैठे हुए हैं। अच्छा दूसरा ने कहा सबका ले लो तो मैं सबका ही ले लेती हूँ। ज्योत्सना दीदी बैठी हुई हैं। हाँ ये भी बात सही है, यही खाली मस्करी है, सब बैठे मैं नाम ले लेती हूँ। शुरुआत किए हैं, प्रारंभ किए हैं, तुम बोल चुके हो। रस्तोगी दादा बैठे हुए हैं, स्वधा रविंद्र जी बैठी हुई हैं, दूसरी बार नाम ले रही हूँ सर के कहने पर। बैठी हुई है नहीं, सभी लोग बैठे हुए हैं, मैं सबका नाम ले रही हूँ कि सब आप लोगों ने आया है, इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान किया है, मैं इसलिए आप सभी का नाम ले रही हूँ। हमारे चाचा जी उमेश जी बैठे हुए हैं, योगी भाई बैठे हुए हैं, भाभी मेरी शिखा भाभी बैठी हुई हैं, आलोक भैया बैठे हुए हैं, उनकी पत्नी का मुझे नाम पता नहीं है लेकिन मेरी भाभी है बैठी हुई है बगल में। मैं और सुधा बैठी हुई है और विधायक जी हैं, विधायक जी विश्व विधायक जी बैठे हैं तो पूरी हो गई। संजय गुप्ता जी बैठे हुए हैं और मैं कुछ लोगों का नाम पीछे जान ही नहीं रही हूँ। मंजन सर बैठे हुए हैं, आगे बैठे थे पीछे बैठ गए जाकर, और मेरे पतिदेव विनोद कुमार द्विवेदी जी भी बैठे हुए हैं। वो बैठे नहीं, मेरे संग पहले आ गए थे और लास्ट में जाएंगे तो हमेशा ही कार्यक्रम में रहते हैं। और किसी का भी नाम छूटा होगा तो मैं उनसे हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। मैं जानती हूँ कि अमित भाई बैठे हुए हैं, उनका लगा इशराक राही जी बैठे हुए हैं, विपिन मलिहाबादी जी बैठे हुए हैं, और किसी ने मास्क लगाया अलंकार रस्तोगी जी बैठे हुए हैं, शशांक पांडे जी बैठे हुए हैं। उनसे निवेदन है आगे आ जाए दादा। और मैं सबको प्रणाम करती हूँ, जिसका नाम छूट गया होगा वो मुझे क्षमा कर देगा, मैं जानती हूँ। और सभी लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ, सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और सभी लोगों से माफी भी मांग लेती हूँ, जिसका सभी लोगों से नहीं जिसका नाम छूटा होगा। और मैं कार्यक्रम आगे बढ़ाती हूँ कि दो विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर शोभा दीक्षित भावना दीदी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और थोड़ी सी यहाँ पर आकर खाली मस्करी करें ताकि माहौल चेंज हो। स्वागत है दीदी। वैभव से निवेदन है कि वो सबको डिब्बा पकड़ाते रहे। अभी बैठ जाओ सरकार। चालू काव्य मुस्करी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं तो मूलता कवित्री हूँ, समझ में तो आता है पर व्यंग में बोलना कम आता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी। मैं समृद्ध मंच को प्रणाम करती हूँ। आप उत्तर भारत अध्यक्षता का स्वीकार किया है आदरणीय डॉक्टर दिनेश अवस्थी सर, राजभवन का इस संस्थान के मंत्री हैं, जिनका स्नेह सहज में सुलभ रहता है और आज मुख्य अतिथि के रूप में उपलब्ध हैं, उनको नमन करती हूँ। सर्वेश जी तो लखनऊ में विश्व की पहचान है, मैं उनको बहुत नमन करती हूँ। उनका साथ होना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और शिवमंगल भाई साहब को मैं बहुत बहुत सादर प्रणाम करती हूँ। सबसे ज्यादा मुझे जो प्रभावित करते हैं व्यंग के सशक्त अक्षराक्षर हैं लखनऊ के और विश्व में भी जिनका पूरा नाम है, मुकुल महान जी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। मैं इनको पढ़ती रहती हूँ, बहुत प्रभावित होती हूँ इनसे, तो मैं बहुत
को नमन करती हूँ। इस चारू काव्यालय की अध्यक्षता है रेणु द्विवेदी जी, उनको मेरा स्नेह है, आशीष है, क्योंकि वो मेरी छोटी बहन है, उनको नमस्कार नहीं कर सकती और उन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। और सबसे ज्यादा मैं अपना प्यार, स्नेह और बधाई, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ आज की इस पुस्तक खरी मस्करी की प्रणेता सीमा मुझे। सीमा जी ने जो उन्वान से ही पता चलता है कि मस्करी तो है पर खरी खरी। और मैंने इसीलिए रेणु से कहा कि भाई मुझे किताब की पीडीएफ उपलब्ध करा दो ताकि मैं इसको पढूं। और सच मानिए आप लोग, मैंने इसको कल रात बैठ करके पढ़ा, समय नहीं था, नहीं पढ़ पाई, महीना 2 दिन पहले था। बहुत प्रभावित हुई हूँ मैं एक एक इनके लेख से, एक एक शीर्षक से और एक एक पंक्ति से। कवित्री के रूप में मैं इनको पहचानती थी, जानती थी, लेकिन एक व्यंग्यकार के रूप में मेरे ऊपर इन्होंने बहुत प्रभाव डाला। इनकी रचनाएं ताजा तरीन विषयों पर दृष्टिगत समस्त दृष्टि डालते हुए चुटीले अंदाज से उसे व्याख्यात करने का जो इनमें अद्भुत कला और क्षमता मुझे दिखी, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। इस पुस्तक को पढ़ते समय मन कभी बहुत गुदगुदाया, कभी हंसी भी आई, कभी इसी विषय में मैं बहुत सोचने पे भी मजबूर हुई और कभी कभी मेरी आंखें भी नम हो आई। तो ये कलमकार की क्षमता होती है जो वो अपनी लेखनी से, अपने लेखन से हमें अपने इशारों पे नचाता है। और वो अद्भुत क्षमता मैंने सीमा के अंदर पाई, उनके व्यंग में पाई। 37 विषयों पर इन्होंने इसमें अपने लेख लिखे हैं, व्यंग हैं उनमें, बहुत अच्छा व्यंग है, बहुत डिटेल में तो अभी मुकुल महान सर ने बता ही दिया है सबको। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि इनकी बहुत ही सहज सरल लेखनी है और इनकी बहुत ही आसानी से दूसरे हृदय तक अपने बात को पहुंचाने की, और पहुंचाने के लिए नहीं, मनवाने की भी क्षमता है इनकी लेखनी में। तो मैं उससे बहुत प्रभावित हुई हूँ। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि इनकी पुस्तकें हिंदी से आगे से निकलती रहे। मैं 2-3 जो है पंक्तियां कहती हूँ क्योंकि मैं कवित्री हूँ, मैंने उसको सार में कहने की कोशिश की है कि पढ़ के खुश हूँ मैं बहुत, सीमा के सब व्यंग। पढ़ के खुश हूँ मैं बहुत, सीमा के सब व्यंग। पंक्ति में है बसी मारक एक तरंग। पंक्ति में है बसी मारक एक तरंग। कविता के संहास का क्या अद्भुत संयोग। भाई साहब बस थोड़ा सुन लीजिए, बात खींचिए। कविता के संहास का क्या अद्भुत संयोग। शब्द शब्द सच्चाइयां और विविध है। शब्द शब्द सच्चाइयां, वो बुरी लगे अच्छी लगे, और सच्चाई तो लिखी है उसमें। तो शब्द शब्द सच्चाइयां और विविध है रंग। और ईश्वर से है प्रार्थना दिन दिन बढ़े प्रभाव। ईश्वर से है प्रार्थना दिन दिन बढ़े प्रभाव। कलमधार के संग ही बढ़ती रहे उमंग, बढ़ती रहे उमंग। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सुंदर दीदी ने किताब पर चर्चा किया, बोला। एक बार दीदी के लिए तालियां बजा दीजिए आप सभी लोग। किताब ले लीजिए आप। अब मैं 2 शहीद परम आदरणीय पूरा देश जिनको इस्माइल मैन के नाम से जानता है, डॉक्टर सर्वेश अस्थाना सर को मैं आमंत्रित करती हूँ वो आए और सीमा दीदी की पुस्तक पर आशीष स्वरूप कुछ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
दयानंद भाई साहब, मुख्य अतिथि आदरणीय दिनेश चंद्र अवस्थी जी जो मेरे बगल के कक्ष में, मुकुल भाई, मंगल जी, शोभा जी, सीमा जी और रेणु। मुझे ज्यादा नहीं बोलना है क्योंकि ये किताब मैंने पढ़ी नहीं, अभी उद्घाटन के टाइम मेरे हाथ में आई है, लेकिन मैं जरा सी बात कहूँगा। मेरे ख्याल से 5 या 6 वर्ष पहले की बात है। हमारे बहुत परम मित्र हैं के दुबे जी, यहाँ के पार्षद रहे हैं राजेंद्र नगर से, 89 में जीते थे वो। उनका मेरे पास फोन आया कि सर्वेश भाई आप कविता के कार्यक्रम कराते हैं, लिखते हैं, गोष्ठियां करते हैं। मेरे छोटे भाई की वाइफ है, वो भी कुछ कविता लिखती है, तो कुछ हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा देखें। तो हमने कहा कि उनको मेरा नंबर दे दीजिएगा। तो जो मेरे पास फोन आया वो सीमा का था, कई साल पहले। बिल्कुल सच बात, खरी बात। तब 2016 तब हमने सीमा जी से कहा कि भाई आप जो है सृजन हम लोग करते हैं यूपी प्रेस क्लब में, आप वहाँ आइए। तो सीमा से पहली मुलाकात मेरी इसी प्रांगण में हुई। सीमा का व्यक्तित्व एक लहराता हुआ सा व्यक्तित्व है, मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि सीमा का अगला स्टेप क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल सच बात। सीमा की कार्यशैली वो अपने आप में निर्धारित करती है। जैसे आज की घटना है, इन्होंने 10-12 दिन पहले हमसे बात की कि सर वो पुस्तक का लोकार्पण होना है और आपको उसमें विशिष्ट अतिथि आप कहते जो भी उन्होंने कहा वो हम बनाना चाहते हैं, आप आ जाइए। हमने कहा जरूर आ जाएंगे। अच्छा 10-12 दिन पहले बातचीत हुई, फिर हम डेट भूल गए, सब भूल गए। अभी 1:45 बजे हमको फोन कर रहे हैं आप आए नहीं। अब हम इसको मस्करी समझे कि इसको खरी समझे, लेकिन चूंकि हम सीमा को बहुत मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, सीमा के व्यक्तित्व से, इसकी सहजता से, इसकी सरलता से और इसके फक्कड़पन से, और वैसे तो मैं प्रेम में कहता हूँ, वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, कहा तो कर दे। तो मतलब हम उनको सीमा को हमने कहा आते भाई आए आपने, तो अभी आपने किताब देखी। सीमा के अंदर जो 2 चीजें हैं, एक तो है कि ये जिसको प्रेम करती है, जिसको मानती है, जिसको सम्मान देती है, फिर उसको हर स्थिति में सम्मान देती है। मैंने इसके व्यक्तित्व में वो बदलाव नहीं देखा कि आज हम सम्मान दे रहे हैं तो कल हम रुष्ट हो जाएं और फिर हम उनसे संबंध खत्म कर दें, इस टाइप का नहीं है। तो एक स्थायित्व तो रिश्ते निभाने में सीमा के अंदर है। मैं सीमा को बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ, वो अपने लिए नेचर बना करके रखे। दूसरा जो इनके अंदर है कि निर्भीकता, जो आज के अध्यक्ष में है। मुझे बहुत अच्छा लगा है दयानंद पांडे जी की अध्यक्षता, क्योंकि अगर खरी शब्द को कोई जीवंत जीता हुआ मुझे दिखा है लखनऊ में, तो 1-2 लोग हैं जिनमें एक नाम दयानंद पांडे जी का है, वो आज अध्यक्षता करते हैं। जब वो लिखते हैं किसी भी मुद्दे पर, किसी भी बात पर, किसी भी व्यक्ति पर, तो फिर वो ये नहीं देखते कि हमारे इस लेख का परिणाम क्या होने जा रहा है, जो होगा देखा जाएगा। ये निर्भीकता अगर लेखक में आ जाती है तो वो जिस फील्ड में भी कलम उठाएगा उस फील्ड में वो आगे बढ़ करके ही रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। चाहे वो व्यंग्य हो, चाहे वो गीत हो, चाहे वो दयानंद पांडे जी जैसे कहानीकार हो, व्यंग्य लेखक हो, साहित्य पत्रकारिता के बड़े मीमांसक हैं, वो बहुत बड़े समीक्षक हैं। तो व्यक्ति अगर निर्भीक है अपने क्षेत्र में तो आगे बढ़ता चला जाएगा। सीमा की निर्भीकता भी मैं बहुत मतलब प्रणम्य समझता हूँ, और मुझे उस पर भी बड़ा गर्व होता है कि ये बिल्कुल निर्भीक है। जैसा बताया कि पुरुषों के बीच में रहती है, तो महिला पुरुषों के बीच में रहेगी और पुरुष महिलाओं के साथ रहेगा। ये सामाजिक व्यवस्था है। आदरणीय प्रोफेसर साहब संस्कृत संस्थान के आचार्य दुबे जी के आगे बैठे हुए, उनका भी स्वागत करता हूँ। लेकिन घर में अपनी स्थिति को, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, घर में अपनी स्थिति को निरीह बनाना, अपने घर में अपनी स्थिति को आतंकवादी बनाना, अपने घर में अपनी स्थिति को प्रेम पूरित बनाना, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। और कहीं पर
सामाजिक व्यवस्था न तो पुरुषवादी है न स्त्रीवादी है। ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आप कहाँ पर हैं। तो ये तो बहुत लंबे विषय है, बहुत लंबी चर्चा हो सकती है। पुस्तक का जो शीर्षक है खरी मस्खरी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वत्सला ने नाम दिया था, मुझे मालूम था वत्सला ने नाम दिया है। खरी बात अगर मस्खरी में लपेट कर कही जाती है तभी वो हास्य व्यंग्य बनती है, नहीं तो जैसा मुकुल महान जी ने कहा कि वो सपाट बयानी हो जाती है। व्यंग्य बहुत ही क्या कहते हैं नाजुक, बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही बैलेंस मांगती है। अगर व्यंग्य आप लिखने चले हैं, सीमा इस बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर आप व्यंग्य लिखने चले हैं तो अगर जरा सा आप चूकेंगे तो सपाट बयानी हो जाएगी। अलंकार बैठा हुआ अच्छा व्यंग्यकार है। अगर जरा सा आप बाईं तरफ लुढ़के तो आप सपाट बयानी में गिर जाएंगे, व्यंग्य खत्म हो जाएगा। अगर आप जरा सा इधर चूके तो वो गाली हो जाएगी, वल्गैरिटी हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। तो बैलेंस जो है, पिन को उस हद तक चुभाना व्यंग्य होता है कि खून निकले ना लेकिन चुभन महसूस। तो इसको जो लिखना सीख लेता है वो व्यंग्यकार होता है। सीमा की किताब को इतनी देर मैंने पढ़ा है। हमारे बड़े भैया बहुत बड़े व्यंग्यकार श्री एकांत अस्थाना जी आ गए। मैं चाहूंगा कि वो आकर के मंच पर आकर के बैठ जाएं। मेरे ख्याल से मुझे यही शोभा देगा कि वो शोभा जी के बगल में आकर के बैठे। और मैं अपनी बात जो कह रहा था तो मुझे डर भी लगने लगा क्योंकि दो सगे बड़े भाई मंच पर बैठ गए हैं और मैं उन दोनों से छोटा हूँ। मेरे सबसे बड़े भैया हैं एकांत अस्थाना, इनकी किताबें भी लिखी हैं, तो मैं इनके सामने बोलने की स्थिति नहीं रखता। लेकिन अगर चूके तो सपाट बयानी, चूके तो हल्का पर। अब आखिरी बात मेरी और मेरा उद्बोधन, मेरा वक्तव्य, मेरे विचार सब समाप्त होंगे। आपको हल्की बात नहीं कहनी है, हल्की बात नहीं कहनी है, आपको हल्के फुल्के ढंग से बात करनी है। अगर आपने हल्की बात कहनी तो वो व्यंग्य नहीं रहेगा, और अगर आपने उसको लपेटा नहीं अच्छे से, कैप्सूल नहीं बनाया तो फिर वो व्यंग्य नहीं रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सीमा को बहुत आशीर्वाद देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ कि वो कम से कम हाथ मार रही है, पांव चला रही है। व्यंग्य के क्षेत्र में अच्छे लेखक बहुत कम है। लोग अपने आप को व्यंग्यकार कहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि व्यंग्य कैसे लिखा जाता है, व्यंग्य की अभिव्यक्ति कैसे होती है, व्यंग्य का संप्रेषण कैसे होता है, व्यंग्य क्या होता है। लेकिन सीमा की उसमें मुझे लग रहा है कि पूत के पांव पालने में है। ये परफेक्ट किताब तो मैं नहीं कहूंगा व्यंग्य की, लेकिन ये व्यंग्य के रण क्षेत्र में उतरा हुआ एक वो योद्धा है जो आगे बढ़ेगा और सातवां द्वार भी तोड़ेगा व्यंग्य का। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सर के लिए आप सभी लोग ताली बजा दीजिए। और मैं के अस्थाना सर को मैं प्रणाम करती हूँ, तो स्वागत भी करती हूँ। इसके बाद मैं आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर दिनेश नंद अवस्थी जी को आमंत्रित करती हूँ सर को कि वो आए और इस खरी मस्खरी पर अपनी बात रखें। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपके साहित्यिक समारोह के अध्यक्ष एक आकर्षक व्यक्तित्व के लिए, एक अच्छे साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर दयानंद पांडे जी, समारोह के विशेष हिंदी भाषा और साहित्य के दो एक बहुत अच्छी कवित्री और मेरी बहन डॉक्टर शोभा दीक्षित मामला जी, और मंच पर उपस्थित एक बहुत अच्छे व्यक्तिकार श्री के अस्थाना साहब, और आज के खरी मस्खरी पुस्तक मुख्य वक्ता आदरणीय बहुत अच्छे कवि और व्यंग्यकार श्री मुकुल महान जी, आज के समारोह की संचालक रेणु जी, और इन पुस्तकों के
अभी अस्थाना साहब तो बहुत सारी बातों विश्लेषण करके बेटी साहब के बारे में बता रहे थे, लेकिन हमने भी देखा है हर सम्मेलन में थोड़ा सा लिखते हैं तो उसमें भाषा पर उनका नियंत्रण नहीं होता, भाषा उनकी थोड़ी सी ठीक नहीं रहती है। लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने में हमें लगा बहुत ही संयम और शिष्ट भाषा का उपयोग आपने किया है, इसके लिए बधाई। संबोधन बोला ही है, हम इसमें से जो व्यंग्य हैं उनके उदाहरण पढ़ रहे हैं, काफी कुछ कहा जा चुका है। ये है पुरुष सशक्तिकरण का दौर, ये व्यंग्य है और हम इसकी कुछ पंक्तियां पढ़ रहे हैं। समय चल रहा है 2150 का, समय चल रहा है 2150 का, समाज में बहुत कुछ बदलाव आ चुका है, महिलाएं सशक्त नहीं बल्कि सुपर सशक्त हो चुकी हैं। अमीर महिलाएं गरीब महिलाओं का अपने हिसाब से शोषण करती हैं, विवाह संस्था पर से विश्वास उठ चुका है। और आगे है घर के बेटों की पैदाइश और मिठाइयाँ, घर के बेटों की पैदाइश पर अब मिठाइयाँ नहीं बढ़ती और न बेटों की पैदाइश पर पैदाइश कोई गर्व का विषय है। और आगे है जगह जगह गली कूचों में चौराहों पर अक्सर ही लड़का भ्रूण कचरों में पाया जा रहा है और लड़कों का राह चलना मुश्किल है। जगह जगह पर लड़कियां लड़कों को छेड़ने लगती हैं और 2150 का दौर है, महिलाएं शराब सिगरेट जुए ये 2150 का दौर है, महिलाएं शराब सिगरेट जुए शरीर में लिप्त हैं। पुरुषों के लिए ये सब वर्जित ही है। छुप छुप कर कभी मिल जाए तो उनकी किस्मत की बात है। पुरुषों का खुलेआम नशा करना शर्म की बात मानी जाती है। घर के मामले स्त्रियां ही निपटाती हैं और 2150 के राजनीतिक परिदृश्य का भी पूरी तरह से स्त्रीकरण हो चुका है। महिला ही देश प्रमुख है और पुरुष 30% का आरक्षण की मुहिम चला रहे हैं। और आखिर में आया है पिंकू, अरे वो पिंकू घोड़ा बेचकर सो रहा, पिछले 4 घंटे से दिन में भी कोई इतना सोता है क्या? पिंकू की मम्मी चिल्लाई और पिंकू पसीने से लगभग उठ बैठा और हैरान होकर माँ को देखने लगा। अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई और धीरे से बुलंदाया, शुक्र है कि ये सपना है। और एक दूसरा जो है ये जीव की माया, जीव की माया सच में अपरंपार है। बस इसका सही समय पर प्रयोग आना चाहिए, जो हम थोड़ी मेहनत से सीख भी सकते हैं। आप इतिहास खोलकर देख सकते हैं, बिना जीव के प्रयोग के कोई कभी आगे नहीं बढ़ सका है। आप पढ़े लिखे शिक्षित चाहे न हो, पर अगर जीव का सही प्रयोग आप जानते हैं तो आप अपनी धाक कहीं भी बिठा सकते हैं। और अगला एक पढ़ रहे हैं, एक ही पढ़ते हैं। ये ईमानदारी है, ईमानदारी हुआ, ये ईमानदारी बोल रही है, हे ईश्वर तुमने मुझे बनाया ही क्यों? अब तो मुझे लगने लगा है किसी कुएं खाई या किसी दरिया में कूदकर अपनी जान ही दे दूं। आखिर मेरे रहने से क्या फायदा? मुझे धारण करने वालों की हदिया फजीहत देखकर मन बहुत खराब होता है। मेरे सौतेले भाई का भ्रष्टाचार दिन पर दिन फलता फूलता जा रहा है और उसको पालने वाले लोग उन्नति करते जा रहे हैं। उनके ताजमहल जैसे घर बन रहे हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। छुट्टियों में वे लोग अमेरिका, स्विट्जरलैंड और जर्मनी की यात्रा पर जा रहे हैं, लाखों की शॉपिंग करते हैं।
तो 5 सितारा 7 सितारा होटलों में रहते हैं। तरक्की के लिए इन्हीं का नाम आगे किया जाता है। बिना हाथ पैर जुड़ाए ये तरक्की करते हैं। मैं जिनके दिलों में वास करती हूँ वह झोंपर पट्टी में रहते हैं। न वे ढंग का खा पा रहे हैं और न ही पहन पा रहे हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ? हे ईश्वर, अपनी व्यथा किसको सुनाऊं? अब पुरुषोत्तम राम का जमाना नहीं रहा, अब कलयुग है। हम जैसे उनको रोने के अलावा कोई काम नहीं बचा। ये ईमानदारी बोल रही है और बड़ी सुंदर किताब है, जैसा मुकुल जी ने भी कहा था और सर्वे जी ने भी कहा। तो जो आपका लेखन है अभी से इतना अच्छा है, और जो प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत ही शुभकामनाओं के साथ आपको कि आप आगे बढ़ती रहें और ये सब आपको। और ये दूसरी पुस्तक उस पर आपको एक पर तो नहीं बोलना है, उस पर आपको नहीं बोलना है। बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी उम्र पुस्तकें मेरी पर आती रहे अभी सब लोग के साथ। जिनके हाथों में चाय ना हो लोग ताली बजा दें। और इसके बाद हमारे नहीं बोलना है, जिसने कहा उसने वही बोला ना, सर्विस में उसी की तरफ वो उससे नहीं बोलना। उपस्थित हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य है। तो मैं बोलना चाहता है आशीर्वाद वचन के लिए 2 शब्द बोले जाकर यहाँ पर उनको आमंत्रित करती हूँ। चाय पी रहे हैं सर? चाय पी ले सर, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ। जी लीजिए सर, टाइम अभी बहुत है, आराम से चाय पी लीजिए। सबने चाय छोड़ना नहीं चाहिए। सर आ गए। सीमा मधिमानी कल्याण जी आनंद की परंपरा की रक्षा। कल्याण जी आनंद जी इसलिए बाकी सब अपना जो छोटा सा नाम था वो था। सीमा जी का नाम छोटा, नाम बड़ा है सीमा। कल्याण जी आनंद की परंपरा की सारे लोग उपदेश दे चुके हैं, मैं ज्यादा उपदेश नहीं दूंगा, सिर्फ 2 बातें क्योंकि 2 शब्द बोलने के लिए बुलाया गया। फेसबुक पर बहुत सक्रिय और कई चीजें मिलती हैं, विविधता इसलिए। तो कई बार क्या होता है, जो विविधता होती है ना, वो जय का फल होता है, उसको लोग किसी खाते में उसको कवि माने, जिसको कईकार माने, जिसको कहानीकार माने। तो ये जिस विधा को पकड़ना चाहिए थोड़ा उस पर जोर ज्यादा, बाकी चीजें तो पर अपने आप को जिस विधा में करना उसमें बड़ा काम जाना करें। मतलब अपना बैंक वाले अपना मानेंगे, मतलब अपना जैसे जो हर पार्टी होता है किसी पार्टी की करना, तो ये एक अपना उसमें छड़ा और है जो बहुत काम कर सकती है। व्यंग लेखन के बारे में भी जब नया को संदेश मिलता है इस बात नहीं हमारे पास और कुछ लोग एक निश्चित फॉर्मेट के अंदर बात अच्छे लोग खेती शिक्षा तो उनका एक फॉर्मेट बन गया था कि एक गिरजा है और एक उनके 3-4 पात्र थे और बहुत ज्यादा लिखते थे, तो किसी तरह उन्हीं पात्रों के बीच अपनी कुछ बातें डाल के और व्यंग पूरा करके दे देते थे छपा। अल्टीमेटली क्या रहा, उनके विजया उनके पात्र याद है, उन्होंने तो अच्छी बातें नहीं किसी तो अभी ये बात मैं सीमा जी से खास करें, पति को लेकर साइड अपना डेवलप करना शुरू करें। तो पति से वार्ता करती हैं, जैसे वो काबू जो है अपनी पत्नी के ऊपर लिखते हैं, वैसे सीमा जी ने पति को लेकर कोई पति से इनका वार्तालाप होता है, उसके बीच में गया कभी कभी के लिए वो चीज देख लेकिन अगर आपने इसको अपना स्टाइल बना तो धीरे धीरे लोग आपकी गंभीर बात पर ध्यान नहीं देंगे। फॉर्मेट एक आध लेखक और जिन्होंने इस तरह से फॉर्मेट बनाया, लेकिन बड़ा आसान है। एक फॉर्मेट बना हुआ जैसे केपी सक्सेना की बात और मिर्जा ने ब्लॉग में झोंकी या आपको ऐसे 5 की गिलौरी इधर की, तो आप याद क्या उनका एक मिर्जा था जो पान खाता था और लौंग खाता,
अच्छी अच्छी बातें सारी याद है। तो तुरंत अगर आपने इस बात को ज़्यादा भी बताया प्रति संवाद तो वो अच्छा टूटता भी नहीं तो आप मन लीजिए हो सकता है इस टाइम बहुत पॉपुलर हो जाए आपका। बहुत सारे लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा है। नहीं मुझे मालूम नहीं लोग यही सवाल दे रहे होंगे इसलिए खासतौर से आपको यहाँ आगाह करना चाह रहा था कि मुझे लड़की की टाइप हो जाएगी ना विविधता में टाइप हो जाएगी वही बातें आ पाएंगी तो वार्तालाप के माध्यम से आप लिमिटेड हो जाएगा। हमें भी अच्छा लगता है हमारे बहुत सारे वो पढ़ चुके हैं बस इतना ही कहना है। सर के सम्मान में ताली बजा दीजिए आप सभी को शायद छूटेंगे। और इसके बाद अध्यक्षीय उद्बोधन होना है तो मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ परम आदरणीय साहित्य भूषण दयानंद पांडे जी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आए खरी मस्खरी कर दे। बहुत बहुत स्वागत है सर। आदरणीय मंत्रों इसकी असल में क्या है कि एक धरती को दिए कितना हमेशा सुखी करती है बहुत सारी तफात से सीमा मधुरमा के पिता आदरणीय उमानाथ राय मेरे बहुत गहरे थे। इसी प्रश्न पर हम लोग कई बार बैठे और हम दोनों के काम में थे बालेश्वर तो भोजपुरी के लोग गायक थे लेकिन अपनी भोजपुरी की गायकी में बहुत सारे व्यंग वो इस सरलता से उड़ते थे उसका कोई जवाब होता नहीं। जैसे वो किसाने का माला ही गाना होता था या मंदिर में गया है भगवान दर्शन के लिए जवाब उसका जूते पर है या फिर वो एक गाना गाते थे कि मोर किया MP MLA से बढ़का कोर्ट में बदल देना उधर में बढ़का। इस तरह की जो सुझाव होते थे या तमाम कंटेंट होते थे सीमा जी के पिता तुम्हारा राय उनको दिया बहुत सारे गीतों के व्यंग बालेश्वर के तुम्हारा राय के उनको हम लोग हड़बोल भी कहते वे कॉर्पोरेशन में चेयरमैन रहे थे नहीं रहे थे चेयरमैन साहब तो मुझे लगता है कि सीमा मधुरमा ने वो जो खरापन है वो अपने पिता उमानाथ राय से क्या किया पता नहीं वो कितना करती है नहीं आती इत्तेफाक से भी मेरी मित्र और वो भी मेरे और वो मेरे पिता की उम्र के से जाहिर है जो उससे हंसी मजाक का भी रिश्ता हमारा था और घरघोर था। लेकिन सीमा मधुरमा जैसे भी साला जी कह रहे थे एक्चुअली इन्होंने जो सिर्फ चुना वो बिल्कुल उलट चुना KP सक्सेना है या सुरेंद्र शर्मा है वो लोग हमेशा पत्नी को निशाना बनाते हैं कई बार वो स्त्री को अपमानित कर जाते कई बार तो खासकर सुरेंद्र शर्मा ही मतलब घरवाड़ी सुरेंद्र शर्मा मान KP सक्सेना अपने लिखे में भी अपने गद्य में भी पद्य में भी हर जगह पत्नी को भी गया। सीमा मधुरमा अपने पति को बहुत आदत एक मतलब भिन्नता रखते हुए भी रखती और इनकी बहुत सारी चाहे दुनिया हो चाहे रंगुनिया हो या और तमाम सारे लोग इसमें मैंने देखा इसमें खरापन तो है खरी मस्करी मस्खरापन मुझे दिखा मस्खरी नहीं दिखी खरापन है और एक्चुअली क्या है ना कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमको संविधान दी फेसबुक ने अभिव्यक्ति को स्पेस दिया उस स्पेस का बहुत बढ़िया इस्तेमाल सीमा मधुरमा इन दिनों निरंतर कर रही है और इनकी एक और किताब का विमोचन हुआ था कुछ समय पहले वो क्या नाम था मुखर मौन कविता संग्रह था वो मैं सिटी में हुआ था वहां भी मैं उपस्थित था और यहाँ उपस्थित बीच में कभी का इसी मुल्क का स्पेक्ट्रम आ गया मुझे पता नहीं चला लेकिन अगर स्पेक्ट्रम न होता तो हम सब मार स्पेक्ट्रम है तभी व्हाट्सएप है तभी फेसबुक है तमाम सारी संचार के जो भी सुविधाएं हैं सबके सब
स्पेक्ट्रम के वजह से, स्पेक्ट्रम की बहुत बड़ी रेंज है, उसकी रीच बहुत बड़ी है। तो असल में इनके भीतर जो धैर्य है ना, मुझे उसको पढ़ के कई बार कालिदास का सीता का जो वन गमन है, बहुत सारे कवियों ने लिखा है, बहुत सारे गद्यकारों ने लिखा है, लेकिन जिस तरह कालिदास ने लिखा उस तरह किसी ने नहीं लिखा। कालिदास असल में वर्णन के कवि, उनका वर्णन बड़ा से दिल ले लेता, रूप लेता है। सोचिए कि लक्ष्मण उनको वन में लेकर जाते हैं सीता को, और सीता को नहीं पता है कि उनको वनवास दिया जाए, जैसा कालिदास लिखते हैं। सीता को अचानक वन में वो रस से उतारते हैं और कहते हैं भाभी आज्ञा दी, ये कालिदास लिखते हैं। और वो चलने लगते हैं तो सीता उसे कुछ कह नहीं पाती, वो बता देते हैं कि यह नाम का यही आदेश है। जब तक लक्ष्मण दिखते हैं सीता बिल्कुल जब तक लक्ष्मण दिखते हैं तब तक सीता बिल्कुल लक्ष्मण को जब होते हैं रस ओझल होता है, रस की ध्वजा दिखती है, सीता बिल्कुल विषय। और जब तक का ध्वज भी ओझल होता है सीता की आंखों से, सीता थोड़ा कस के विलाप करती है। जो मृग है उस वन में उनके मुंह से धूप चल रहे होते हैं, धूप गिर जाती है। जो पक्षी है आकाश में चल रहे हैं वो धूप से डरते हैं। जो वृक्ष की डालियां हैं, शाखाएं हैं, वापस में इतना रगड़ खाने लगती है कि सब सब लगता है जैसे सीता के विलाप में शामिल हो गए। तो सीमा के कई बार व्यंग में वो विलाप मुझे बार बार दिखता है। वो स्त्री का विलाप, जो सीता का विलाप, ये ठीक से नहीं कह पाती, ठीक से उसे धार नहीं दे पाती कालिदास, लेकिन वो स्त्री का विलाप लगातार मुझे मिलता रहता है। ये चाहे सास के प्रसंग में हो, चाहे पति के प्रसंग हो, चाहे किसी और के, या भी रोज डे का भी प्रसंग उसमें है कि कोई एक वृद्ध व्यक्ति है, लौपट है, वो किसी लड़की के साथ है जो क्या करता है उसको रोक देता, वो एक स्त्री का विलाप है। और जगह जगह देखिए जो पति के साथ संवाद दिखा है वो भी एक स्त्री का विलाप है। ये उसको मस्खरापन कह रहे हैं, जो कह रहे हैं उसको मस्खरापन मुझे दिखा है। एक स्त्री का जो दुख है ना वो पति के संवाद के बाहर आता है, और वो कहती है ठीक है तुम तो फेसबुक पे हमारे बनाइए, हम फेसबुक पे दे देते। तो फेसबुक एक कितना बड़ा माध्यम बन गया दुख का, सुख का, कि पूछिए क्या तुम्हारा था। देखिए मैं कथाकार हूँ तो कहानियों में अपनी बात करता है। एक कुम्हार था और वो घड़ा बना, घड़ा बनाते बनाते अचानक उसका ध्यान इधर उधर हो गया। अचानक मिट्टी बोली, अरे कुम्हार तुम कर क्या रहे, मुझे घड़ा बनाना था, तुमने सुराही बना दिया। तो कुम्हार ने कहा माफ करना, मेरा ध्यान थोड़ा भटक गया था, बदल गया था। मिट्टी बोली बताओ तुम्हारा से सिर्फ ध्यान बदल गया, हमारी तो दुनिया बदल, हम घड़ा बन गए, हम सुनाई बन। कई बार सीमा की पोस्टों में दिखता रहता है कि ये बनाना चाहती घड़ा बन जाती है। और कई बार अक्सर ये मतलब रास्ता बदल देती है, वो अचानक रास्ता बदल तो कहना क्या जाने कहीं और चले। वो उनके हाथ में असल में क्या होता है, कई बार जब जब आप लिखिए वो आपके हाथ में सोचे कई बार होता है, हमारे साथ भी होता है, हम सबके साथ होता है। माइक भैया कहा है जोशी जी इसको ठीक करेंगे। तो इस प्रेस क्लब में कई बार मैं तमाम सारे सामाजिक राजनीतिक और फिल्मी हस्तियों से मिला हूँ। अब अक्सर यहाँ कार्यक्रम होने लगे साहित्यकारों से भी मिलना होता ही है। तो कई बार ये चीजें आती हैं और मुझे लगता है कि अगर कोई घर की बात या समाज की बात आपको सुननी और समझनी है तो तय माने स्त्री से ही समझ सकते हैं। भूमि ने लिखा है कि लोहे का स्वाद किसी लोहार से नहीं, घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम लगी। तो स्त्रियों के मुंह में वो सारी लगामें हैं, चाहे समाज की हो चाहे घर की हो। तो स्त्रियाँ समाज को, व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह समझती है, कह देती है, कुछ नहीं कह पाती।
कई बार होता है कि आप कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और जाते हैं, लेकिन आपके भीतर एक प्रेम हमेशा उपस्थित रहता है, चाहे वो कविता में हो चाहे धरती में हो। और प्रेम बिल्कुल जो होता है ना कबीर वाला प्रेम, और वही होना के सीमा क्या हो बार बार होता है। कबीर का किस्सा है कि कबीर का विवाह हुआ और जाहिर है वो अरेंज मैरिज। जब रात पत्नी से मिले कबीर तो कबीर ने पूछा पत्नी से, तुमने कभी किसी से प्रेम तो नहीं किया? तो बार बार कहती रही नहीं कभी नहीं। लेकिन जब बहुत इसरार पर आ गए तो उसने कहा हाँ किया तो है। उसने कहा किससे? उसने कहा हमारे मोहल्ले में पड़ोस में हो उस लड़के। उन्होंने कहा चलो तुमको मैं उसके पास छोड़ा। पत्नी क्या नहीं तुम्हारी माँ नाराज है। वो कहा मैं माँ को मना बाहर बहुत बारिश हुई। उसने कहा बारिश हो रही है सुबह चले चलेंगे। सुबह का नहीं सबको को कहेंगे रात पिता के अभी चलो मैं तुम्हें छोड़ा था उसके पास। तो पत्नी ने कहा कि मान लो उस लड़के ने हमें स्वीकार नहीं किया तो कबीर ने कहा मैं कहूँगा तो ये प्रेम होता है। कबीर का जो प्रेम था बड़ा अनूठा था। मैं छोटे का तो मैं लेखन में बार बार यह प्रेम उपस्थित होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आप लेखक नहीं हैं, और लेखक आप नहीं रहेंगे तो फिर मुसीबत का शेर है कि चाबुक देखते ही झुककर सलाम करता हूँ। तो शेर हम भी है सर्कस। चाबुक देखते ही झुककर सलाम करते हैं, शेर हम भी है सर्कस में काम। धन्यवाद। असल में क्या है कि हमारे का हिंदी जगत के गोरखपुर से पंडित विद्या यूनिवर्सिटी वो लिखने का चश्मा तो नजरी का चश्मा नहीं होता, लेकिन जाते वक्त तो चश्मा खोलते बोलते। कई बार एक बार चश्मा उनका गायब हो गया तो उसके घर वालों का चश्मा जरूरत क्या आप बोलना ये पढ़ना है। तो क्या नहीं मैं चश्मा जब लगा लेता हूँ तो ये देख लेता हूँ सोता सोना है ऊपर मैं बैठ जाता हूँ। धन्यवाद। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग। और कार्यक्रम अपने समापन की ओर बढ़ चुका है। मैं चारू काव्यांगन के महामंत्री आदरणीय मंजर सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और सबका आभार व्यक्त करें और शुभ वैभव और उन्मेष से निवेदन करती हूँ कि वो लंच पैकेट तब तक बांटते रहें और शिवम। 100 जन्मों तक किए मैंने लाखों यत्न, 100 जन्मों तक किए मैंने लाखों यत्न, तब जाकर मुझको मिले आप रहे थे रत्न, तब जाकर